All good? Okay. So, in the last class, we talked about the algae and the bryophytes, right? We talked about the algae and the bryophytes. In today's class, we will be talking about pteridophytes. We will be talking about pteridophytes. ओके, सो जब हम लोगों ने आल्गी और ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा था, खास करके जब आल्गी के बारे में हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में, तो हम लोग ये पढ़े थे कि मतलब जो आल्गी होते हैं ना, उनको अपने हर स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल में, जैसे कि वो स्पोरोफाइटिक स्टेज हो गया या फिर केमेटोफाइटिक स्टेज हो गया, दोनों स्टेजेस में उनको वाटर की जरूरत है, इसीलिए मोस्टली दे आर एक्वाटिक। उसके बाद फिर थोड़ा एडवांस हो गए और उसके बाद आए फिर ब्रायोफाइट्स पे। ब्रायोफाइट्स जो थे उनके पास ट्रू रूट स्टेम या फिर लीव्स तो नहीं था, लेकिन लीफ लाइक, स्टेम लाइक और राइजोइड प्रेजेंट था, जो कि एक अंडर डेवलप्ड रूट है और उसके लिए उसको पानी चाहिए था, तो इसीलिए वो कहाँ रहता था, एक मॉइस्ट सेडी प्लेसेस में रहता था, है ना, जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होता है। ओके, उसके बाद फिर अगर ब्रायोफाइट्स की बात करें तो उसके ना मेजर लाइफ साइकिल में, मतलब जैसे कि हो गया उनके रिप्रोडक्शन में हम लोगों को वाटर जरूर चाहिए होता है। उसके बाद थोड़ा सा इवॉल्व हो गया प्लांट्स और उसके बाद बने टेरिडोफाइट्स। ये टेरिडोफाइट्स जो होते हैं इनके बस कुछ ही फेजेस में, जैसे कि एक प्रोथैलस फेज होगा जो कि हम पढ़ेंगे आगे, उसी फेज में ही इसको वाटर की जरूरत होती है, ठीक है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये कि ये जो टेरिडोफाइट्स है इसके अंदर ना वास्कुलर टिश्यू सिस्टम आना स्टार्ट हो गया। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम का मतलब क्या है, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि जाइलम क्या करता है, प्लांट बॉडी के अंदर वो वाटर का कंडक्शन करता है, और फ्लोएम क्या करता है, इट कंडक्ट्स द फूड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। तो ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, these are the vascular plants। ये पहले प्लांट्स हैं जिनके पास वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। वास्कुलर सिस्टम जैसे कि जाइलम है, फ्लोएम। ओके, फिर आ गया ये जो टेरिडोफाइट्स है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एम्फीबियंस, वास्कुलर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अगर आपको क्वेश्चन आए कि एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, तो आप बोलेंगे ब्रायोफाइट्स। अगर आपको क्वेश्चन आए कि वास्कुलर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कौन है, तो आप बोलेंगे टेरिडोफाइट। ओके, दिस आर द वास्कुलर amphibians of the plant kingdom, ठीक है। ओके, उसके बाद आते हैं इसके हैबिटेट पे। हैबिटेट मोस्टली तो ये टेरेस्ट्रियल ही होता है, मोस्टली टेरेस्ट्रियल, जो कि लैंड पे ही रहता है। लैंड में भी कहाँ पे, कूल, सेडी, ऐसे जगह पे रहना पसंद करते हैं। ज्यादातर जो टेरिडोफाइट्स हैं आपको वो पहाड़ों में ही मिलेंगे, ठीक है। और उसका जो प्रेजेंस है वो एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर ही क्यों सीमित है, ये हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, और एक फॉर्म होता है जो कि है
इन द फील्ड, फील्ड में ये बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। एजोला इज द स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट, एजोला एक स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट। कौन है? एजोला। एजोला एक स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है और इसे भी कहा जाता है कि एजोला क्या है, को कहा जाता है कि एक्वाटिक टेरिडोफाइट। ओके, ये क्वेश्चंस ना एजोला से बहुत बार बन चुके हैं। ओके, तो ये जो टेरिडोफाइट के प्लांट बॉडी है ये कौन सा फेस शो करता है लाइफ में? डिप्लो हैप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, इसका जो गैमेटोफाइटिक फेज है, गैमेटोफाइट है, वो एक प्रोथैलस है जो कि इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि ये स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, जो गैमेटोफाइट है वो प्रोथैलस है जो इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया? फोटोसिंथेटिक। जो भी इंडिपेंडेंट होगा वो खुद का खाना खुद ही बना सकता है ना, तो वो फोटोसिंथेटिक भी हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग टेरिडोफाइट के जो स्पोरोफाइट है। So the sporophyte of pteridophyte is distinct. It is distinct and divided into root, stem and leaves. Okay? किसमें डिवाइडेड है? रूट, स्टेम एंड लीव्स में। उसके बाद जो रिप्रोडक्शन है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इंटरनल होता है। द रिप्रोडक्शन इज इंटरनल। इससे हमें क्या पता चलता है? ये वो पहली प्लांट है जिसकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है। पता है ना आपको? इससे पहले जो भी फर्टिलाइजेशन होता था वो एक्सटर्नल होता था। तो ये वो फर्स्ट प्लांट है जहाँ पे मदर का एक स्पेशल रोल आ गया। ये जो इसका जो जब भी इसका मतलब आई मीन से जाइगोट बनेगा ना, ये मदर के अंदर ही बनेगा और मदर के अंदर ही डेवलप होगा, जो कि हायर प्लांट्स एंड एनिमल लाइक क्वालिटी है। ओके, ठीक है। तो उसके बाद फिर आते हैं हम लोग इसके स्पोरोफाइट के ऊपर। इसका जो स्पोरोफाइट है, जो रूट है ना, पहले तो पढ़ते हैं इसके रूट के बारे में। इसके जो रूट्स है वो एडवेंटिटियस रूट है। एडवेंटिटियस रूट का मतलब आप सबको पता ही होगा, आप लोगों ने तो मॉर्फोलॉजी में पढ़ा ही होगा ये सब। ठीक है, ठीक है, फिर भी मैं बता देती हूँ। ये जो रूट है एडवेंटिटियस रूट, अगर बेस ऑफ द स्टेम से एक गुच्छों का एक रूट अगर निकले तो उसे हम लोग एडवेंटिटियस रूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, द रूट दैट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम इन ए बंच कॉल्ड इट एज द एडवेंटिटियस रूट। एडवेंटिटियस रूट हमें कहाँ देखने को मिलता है? जितने भी मोनोकॉट्स होती है, जितने भी मोनोकॉट्स होती है उनमें हम लोगों को एडवेंटिटियस रूट देखने मिलता है। और ये एडवेंटिटियस रूट ना थोड़ा सा प्रिमिटिव रहता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग अभी टेरिडोफाइटा पढ़ रहे हैं, वो एकदम से ऐसे तो लैंड प्लांट जैसे बिहेव नहीं कर रहा है, लेकिन इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ ए लैंड प्लांट, राइट? तो इसमें हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स मतलब टेरिडोफाइट के लिए पढ़े हैं, वो उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये वास्कुलर एपिथेलियम है और ये इसके पास पहले जो जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। उसके बाद इसके जो गैमेटोफाइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका रिप्रोडक्शन जो कि इंटरनल है, जो कि
इसे प्रिमिटिव प्लांट्स ग्रुप जैसे कि algae और ब्रायोफाइट से डिफरेंशिएट करता है। ओके, उसके बाद आते हैं फिर हम लोग, इसका स्टेम तो कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे ही है जैसे रहता है स्टेम, और इसके लीव्स पे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। लीव्स के पास ना एक बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ फीचर रहता है, प्रेजेंस ऑफ, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ स्पोरेंजियम। Presence of sporangium is a very important quality in the leaves. और जिस leaves में sporangium present होते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं स्पोरोफिल। क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल। जब कभी भी आपको बायोलॉजी में ये फील वर्ड नजर आए तो आप लोग समझ लेना कि लीव्स के बारे में बातें चल रही है। किसके बारे में? लीव्स। The spore bearing leaves are called as sporophyll. इधर मैं लिख देती हूँ, spore bearing leaves, they are called as sporophyll. Okay, तो मैं आप सबको पूछती हूँ कि आप लोगों ने कभी फर्न देखा है? फर्न देखा है? ओके, तो अगर देखा होगा फर्न, तो उसके पीछे ना बहुत सारे ऐसे डॉटेड 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 जैसे लगा हुआ रहता है ना? You will find it in case of fern, right? Okay, let's see the structure. ये हो गया एक फर्न, सपोज करो ये एक फर्न का लीफ है। ओके, सी, तो यहाँ क्या होता है, इसके पीछे बहुत सारे स्पोरेंजियम रहते हैं। क्या रहते हैं? Sporangium that bears the spores. Okay, ये एक टेरेस का प्लांट है। ओके, तो अभी लीफ के बारे में बात करते हैं। तो जो लीफ होता है ना, the leaf that can be divided into two parts on the basis of the presence of spore. तो वो लीफ क्या हो सकता है? एक तो वो माइक्रोफिल हो सकता है और वो मैक्रोफिल हो सकता है। ओके, अगर माइक्रोफिल हुआ, जैसे कि एग्जांपल है सेलाजिनेला, फिर हो सकता है इक्विजिटम। जो पत्ते होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ओके, तो इधर मैं मेंशन कर देती हूँ, these are the small leaves। जैसे कि मैंने आप सभी को बोला है कि बायोलॉजी में ना सभी वर्ड को कैसे डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि इधर माइक्रो का मतलब स्मॉल, और फील का मतलब अभी मैंने बताया लीव्स। ठीक है, तो माइक्रोफिल का मतलब स्मॉल लीव्स। स्मॉल लीव्स कहाँ होते हैं? सेलाजिनेला और इक्विजिटम। और मैक्रोफिल जो होते हैं वो लार्ज लीव्स, जैसे कि फर्न। ठीक है, फर्न में, टेरेस में, ट्रायोप्टेरिस में आपको बड़े बड़े पत्तियां देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बेसिस पे हम लीव्स को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोफिल एंड मैक्रोफिल। ओके, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि एक मतलब प्लांट में ऐसा हुआ कि जो मतलब ये माइक्रोफिल वाले प्लांट है, उनके सारे पत्ते ना एक जगह पे इकट्ठा हो गए और वो एक स्ट्रक्चर बनाने लगे, जैसे कि हम लोग बोलते हैं स्ट्रोबेरी। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि ये जो लीव्स है ना, सपोज करो ये एक लीव्स है, ये लीव्स है, इसके पास ना स्पोरोफिल है। ओके, दिस आर द स्पोरोफिल, इसके पास स्पोरेंजिया है। तो ये क्या किया, आगे चल के ना ऐसे कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाने लगे, जैसे कि किसमें? इक्विजिटम में। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इक्विजिटम एंड द स्पोरोफिल इज कन्वर्टेड टू स्ट्रोबिली। किसमें कन्वर्ट होंगे? स्ट्रोबिली
What is this? A strawberry. Okay, तो क्या हुआ? तो इस स्ट्रॉबेरी के प्रेजेंस और एब्सेंस में हम लोग फिर से लीफ को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया मतलब ये जो लीव्स है स्पोरोफिल है, ये जो स्पोरोफिल है that can be free or it can be fused to form strawberry. Okay, it can be free or it can be fused to form a strawberry. Free अगर कौन सी कंडीशन में फ्री रहती है? In case of bird वो फ्री रहती है, और in case of equisetum, Salacinella, इन दोनों के केसेस में स्ट्रॉबेरी फॉर्म हो जाता है। ओके, ठीक है। उसके बाद और एक टर्म आता है, उसके बाद एक और टर्म आता है जिसे हम लोग सोरस कहते हैं, सोरस, और इसका सिंगुलर वर्सन है सोरी, सोरी। ओके, तो ये सोरी क्या होता है? देखिए, ये एक फर्न वाला, एक फर्न का प्लांट हो गया, ये उसका लीव्स है। तो इसमें ना ऐसे जो एनिमल से जो स्पोरेंजिया है वो ऐसे एक जगह ऐसे इकट्ठा होकर प्रेजेंट हो सकती है। इस इकट्ठा एक जगह एक ग्रुप में फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं? सोरस। इसे कहते हैं हम लोग सोरस। और एनिमल से ये मल्टीपल ग्रुप को हम लोग सोरस कहेंगे, और ये सिंगल जिसमें इकट्ठा हुआ है उसको हम लोग सोरी कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है फर्न। फर्न में ये वाला कंडीशन देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, डन। सो इसके बाद फिर हम लोग आते हैं एक और कंडीशन पे। ये जो स्पोरेंजिया है ना, ये स्पोरेंजिया में जो स्पोर रहेंगे ऐसा कुछ प्लांट्स हैं जिसके स्पोर ना दो टाइप के हो सकते हैं, हेटेरोस्पोरस कंडीशन हो सकता है, और ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें होमोस्पोरस कंडीशन होता है। ज्यादातर जो टेरिडोफाइट के प्लांट्स हैं वो होमोस्पोरस है, बट कुछ प्लांट्स जैसे कि एजोला, सेलाजिनेला, उसके बाद फिर साल्विनिया, इन सब प्लांट्स में ना हमको हेटेरोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलता है। पहले हम लोग होमोस्पोरस पढ़ लेते, उसके बाद फिर हम लोग हेटेरोस्पोरस में आते। तो मैंने पहले बोला कि जो स्पोर होते हैं इन टेरिडोफाइट, स्पोर bearing plants, they can be homosporous or it can be heterosporous. ओके, तो पहले हम लोग बात करते हैं होमोस्पोरस के बारे में। एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ। हेटेरोस्पोरस के जो एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एजोला, साल्विनिया, सेलाजिनेला, ये सब होते हैं हेटेरोस्पोरस। ठीक है, फिर अभी आते हैं एक होमोस्पोरस के बारे में पढ़ते हैं। एक होमोस्पोरस का लाइफ साइकिल को देखते हैं फर्स्ट। ओके, सो इन द होमोस्पोरस कंडीशन, होमोस्पोरस कंडीशन में क्या होता है? इधर एक, चलो स्पोरेंजिया को ले लेते हैं। स्पोरेंजिया, तो स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा? स्पोर्स।
अभी देखते हैं प्रोथैलस का क्या होगा। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोथैलस, हाँ प्रोथैलस के बारे में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि ये प्रोथैलस क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, ये फोटोसिंथेटिक होता है, हैप्लॉइड भी होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं अबाउट द प्रोथैलस। अब मैं और एक बात आपको बताती हूँ कि ये जो प्रोथैलस होते हैं ना, इनके लाइफ साइकिल में मतलब जो प्रोथैलस को ग्रो करने में क्या चाहिए होता है, वाटर। क्या चाहिए होता है, वाटर। तो इसीलिए दिस इज द रीजन व्हाई pteridophytes are not grown in any other part of the world except the cool, moist and shady places. ठीक है, so pteridophytes do not grow all over the world because the prothallus it requires water. ठीक है, इधर बता देती हूँ कि why pteridophyte is restricted to certain geographical area because पहली रीजन तो है प्रोथैलस ग्रोथ requires water. पहली ये रीजन है। दूसरी रीजन ये है कि फर्टिलाइजेशन requires water. ये दो रीजन है जिसकी वजह से ना टेरिडोफाइट हमको एक सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया के बाहर नहीं दिखता है। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग बात करें प्रोथैलस। तो प्रोथैलस के बाद हम लोग बात कर रहे थे, तो ये प्रोथैलस है ना, अब ये प्रोथैलस के ऊपर क्या होगा, इसमें ग्रो होगा एंथेरिडियम और आर्किगोनियम। इसमें ग्रो करेंगे एंथेरिडियम, आर्किगोनियम। एंथेरिडियम से निकलेगा मेल गैमेट एंड आर्किगोनियम से फीमेल गैमेट। दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के प्रेजेंस में इनका फर्टिलाइजेशन होगा और एक स्पोरोफाइट बनेगा। ठीक है, जो कि 2n नंबर होगा और जो कि इसका डोमिनेंट फेज होगा। डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल इज स्पोरोफाइट। एक और मैं बता देती हूँ, जो होमोस्पोरस कंडीशन में स्पोरेंजिया के अंदर एक सेल स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगा, जो कि 2n नंबर होगा। उसका मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद फिर स्पोर बनेगा। स्पोर से ग्रो होकर मतलब स्पोर ग्रो करके क्या बनेगा, प्रोथैलस बनेगा, जो कि गैमेटोफाइट है। वही गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर के ऊपर, वो प्रोथैलस के ऊपर ही एंथेरिडियम और आर्किगोनियम बनेंगे। एंथेरिडियम से मेल गैमेट बनेगा, आर्किगोनियम से फीमेल गैमेट बनेगा। दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद एक स्पोरोफाइट बनेगा जो कि डोमिनेंट फेजेस होगा। और एक बार हम लोग बात कर रहे थे कि द टेरिडोफाइट इज रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन एरिया। व्हाई इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन एरिया? बिकॉज़ द ग्रोथ ऑफ द प्रोथैलस इट रिक्वायर्स वाटर एंड फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स वाटर। That is why pteridophyte cannot be grown in any part of the world except the cool, moist, shady and watery places. Okay? Okay. So now let's move to the
दैट इज द हेटेरोस्पोरस कंडीशन। फिर पढ़ते हैं हेटेरोस्पोरस कंडीशन। तो मैंने जैसे बताया कि हेटेरोस्पोरस कंडीशन कहाँ देखा जाता है, एक तो एजोला में, दूसरा सेल्फिनिया में और तीसरा सेनासिनेला में। ओके, तो ये जो हेटेरोस्पोरस कंडीशन है ये बहुत ही एडवांस कैरेक्टर है। क्या है? बहुत ही एडवांस कैरेक्टर है। तो हेटेरोस्पोरस कंडीशन के ऊपर क्या होता है ना, एक मेगास्पोर होगा और एक माइक्रोस्पोर बनेगा। ये जो मेगास्पोर होगा ना, इसमें से क्या निकलेगा? द आर्किगोनिया। इसमें से निकलेगा आर्किगोनिया, इसमें से निकलेगा एंथेरिडिया, इसमें से फिर निकलेगा फीमेल गैमेट जो कि नॉन मोटाइल होगा, और इसमें से निकलेगा एक मेल गैमेट। ठीक है, जो कि मोटाइल होगा। फिर इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन, और फिर स्पोरोफाइट बनेगा। ये जो मोटाइल स्पोर है ये वाटर के थ्रू स्विम्स थ्रू वाटर, स्विम्स थ्रू वाटर टू रीच द फीमेल गैमेट। जैसे कि हम लोग मतलब आलगी में भी पढ़े थे और फंगस में भी पढ़े थे, जैसे ब्रायोफाइट्स में भी पढ़े थे कि स्विमिंग करके वो फीमेल गैमेट के पास जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं जूआइडोगैमी। क्या बोलते हैं? जूआइडोगैमी। ओके, तो ये हो गया हेटेरोस्पोरस कंडीशन के बारे में। तो ये हेटेरोस्पोरस कंडीशन एक तो इम्पोर्टेंट है, चलो पढ़ते हैं कि हेटेरोस्पोरस कंडीशन जो है ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, बिकॉज द होमोस्पोरस कंडीशन इट इज ए प्रिमिटिव कंडीशन। ठीक है, होमोस्पोरस कंडीशन में क्या होता है ना, सेम टाइप का स्पोर निकलता है, उसमें से फिर वो आर्किगोनिया और मतलब एंथेरिडिया ये सब बनाता है और प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जैसे कि अभी का जो एंजियोस्पर्म है उसमें आप लोग जब पढ़ेंगे ना तो आप लोग देखेंगे कि उसमें जो रीसेंट डेवलपमेंट है, जो रीसेंट इवोल्यूशन के बाद जो रीसेंट प्लांट्स है ना, जितने भी एडवांस प्लांट है उसमें जो फीमेल गैमेट होता है ना वो नॉन मोटाइल होता है, वो एक एग होता है। मेल गैमेट जो होता है वो विंड के थ्रू पोलिनेट होके आके वो उसको फर्टिलाइज करता है। दिस इज द रीसेंट इवोल्यूशनरी कंडीशन। तो जो हेटेरोस्पोरी का जो स्टार्टिंग हुआ था ना तो वो यहाँ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? इधर से। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, जो फीमेल गैमेट होता है वो उसकी जो स्ट्रक्चर है एंटिगोनिया, उसके अंदर ही उसका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट इज ऑल्सो इंटरनल। उसमें क्या होता है, जो मदर है वो नॉरिश करता है जो बच्चों को, ये हम नेचर में देखते आए, द मदर नॉरिशेस द ऑफस्प्रिंग, जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ। दैट इज व्हाई हेटेरोस्पोरी इज इंपॉर्टेंट। सो व्हाई हेटेरोस्पोरी is important. Why heterospory is important? Because it is an advanced advanced process that supports evolution
पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला चैप्टर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने होंगे, और ये जो इसमें जो स्पेशल कैरेक्टर है ये एक ब्रीच वाला एक स्टेट है, टेरिडोफाइट्स एक ब्रीच है जो कि मोस्ट प्रिमिटिव एंड द मोस्ट एडवांस, जैसे कि जिम्नो एंजियो, इन दोनों में एक ब्रीच जैसा काम करता है, ये बीच में है, ठीक है। और इसके वजह से ही ना मतलब जो इवोल्यूशन हम लोग बोल सकते हैं कि इधर से स्टार्ट हुआ है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। ओके, we will discuss about some other topic in the next class. I hope you understand. Okay, thank you.